एकादश वर्ग के इस कालांश में नए बिंदु के साथ, पाठ्य बिंदु के साथ मैं उपस्थित हूँ। वह पाठ्य बिंदु है धातु रूपाणी। मैं एक बात बता दूं कि पूरे संस्कृत का जो तंबू है ना, 3 बंबुओं पर टिका है। शब्द रूप, धातु रूप और संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हम लोग पढ़ चुके हैं, शब्द रूप भी विगत कालांश में हो चुका, बस अब धातु रूप की बारी है। तो धातु रूप में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये धातु किसको कहते हैं। तो धातु का शाब्दिक अर्थ होता है ब्रह्मा। धातु का शाब्दिक अर्थ होता है मेटल अंग्रेजी में। अब देखते हैं कि हम लोगों को किस धातु से जरूरत है। तो मैं बताऊं कि शब्द जिससे निर्मित होते हैं वह रूट, वह धातु है। रूट का मतलब जड़ धातु है और उसी से तरह तरह के शब्दों का निर्माण होता है। व्याकरण की भाषा में उसको क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पढ़ना, लिखना, हंसना, खेलना, रोना, सोना, धोना, ये सब जिसके अंत में ना है, इसका मूल रूप पढ़, लिख, हंस, खेल, कूद इत्यादि ये सब धातु हैं। संस्कृत में भी यही दशा होती है। पठति, लिखति, हंसति, खेलति, कुर्दति, पश्यति इत्यादि जो क्रियाएं हैं, उनका जो मूल रूप है पठ, लिख, हंस, खेल, कुर्द इत्यादि, ये सभी धातु कहलाते हैं। इन्हीं धातुओं का रूप भिन्न भिन्न रूप से देखने को मिलता है। वह भिन्न भिन्न रूप किस दृष्टि से होता है, तो उसके लिए हम लोगों को एक मिनट में रोकूंगा। उसके लिए लकार की आवश्यकता पड़ती है। लकार क्या, लकार किसको कहते हैं भाई? तो सामान्य रूप से लोग समझते हैं कि लकार मतलब टेंस, टेंस मतलब समय, भूत, भविष्य, वर्तमान, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा होता तो लकार 3 ही होते, लेकिन संस्कृत में लकारों की संख्या 10 होती है। ये 10 लकार किसके सूचक हैं? तो उसमें समय तो सम्मिलित है ही, उसके साथ साथ मनुष्य की हर मानसिक दशा उसके साथ सम्मिलित है। अर्थात 10 लकारों के द्वारा मनुष्य की संपूर्ण मानसिक दशा, संपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। लेकिन हमारा काम 5 लकारों से चल जाता है। चल जाता है का मतलब दौड़ जाता है। हमारा काम 5 लकारों से ही निश्चित रूप से चलता है, इसलिए हम लोग इन 5 लकारों की ही चर्चा विशेष रूप से करेंगे। वो 5 लकार: लट लकार, लोट लकार, रेट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। इन लकारों से जिसमें तरह तरह के मानसिक दशा और तरह तरह के काल सब सन्निहित हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखते हैं कि इनको लकार ही क्यों कहते हैं। अब ये भारी प्रश्न है कि लकार ही क्यों, ये लकार क्यों होते हैं? लकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लकार का शाब्दिक अर्थ है कि जिसके आरंभ में ल हो, बस लकार, इसका और कोई निहितार्थ नहीं है। लट ल, लिट ल, लंग ल, लोट ल, लिंग ल, ये चारों ओर जो ल ल आता है तो ये लकार है। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदी या संस्कृत के वर्णमालाओं के साथ कार जोड़ दो तो समझ में आ जाएगा कि किसी भी शब्द के आरंभ में वो वर्ण है। इसीलिए लकार, टकार, पकार, चकार ये इत्यादि हम लोग कह सकते हैं। यदि किसी शब्द के आरंभ में च आए तो चकार है, प आए तो पकार है, उसी तरह आरंभ में ल आता है तो ये लकार है। इसके लिए कोई विशेष अर्थ भी खोजने की आवश्यकता नहीं है। इन लकारों के ही आधार पर धातुओं के रूप चलते हैं। तब तो एक प्रश्न है कि तब तो सभी धातुओं के रूप एक जैसे हो जाएंगे? तो जी नहीं, धातुओं में भी अलग अलग विभाजन है। एक धातु परस्मैपदी है, एक धातु आत्मनेपदी है, एक धातु उभयपदी है। परस्मैपदी से क्या तात्पर्य है? तो जिन धातुओं के अंत में ती, तह, अंति
सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह इत्यादि लगा हुआ रहता है, समझना चाहिए परस्मय पदी है। और जिन धातुओं के अंत में ते, इते, अंते, से, इथे, द्वे, ये, वहे, महे इत्यादि जो लगा हुआ रहता है उसको समझना चाहिए आत्मनेपदी है। और कुछ धातुएं ऐसी हैं कि जो दोनों रूपों में पाई जाती हैं, परस्मयपदी रूप भी होता है, आत्मनेपदी रूप भी होता है। ऐसी धातुओं में आप बहुत सी संख्या है, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी संख्या कम है। याच धातु परस्मयपदी भी है, आत्मनेपदी भी है, याचती रूप भी होता है, याचते भी होता है। तो ऐसी धातुओं के क्या कहते हैं, नस को समझना चाहिए, उसके स्वभाव को समझना चाहिए, उसकी प्रकृति को समझना चाहिए। और आप लोग अपने स्तर के अनुसार, चूँकि हम एकादश वर्ग के छात्रों के सामने हैं, ऐसे छात्रों को समझना चाहिए कि धातुओं की प्रकृति क्या है, धातुओं का स्वभाव कैसा है, और वो धातुएं किस गण में हैं। अब देखो एक गण शब्द आया, गण का मतलब समूह, अर्थात कोई न कोई धातु किसी न किसी गण से संबंधित है। ये गण कितने होते हैं जी? तो ये गण भी 10 होते हैं, 10 गण होते हैं। भवादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, क्रयादि इत्यादि 10 गण होते हैं। भवादि गण भू आदि धातुएं, करीब करीब 1180 धातुएं, और इसके आसपास की धातुएं केवल भू आदि धातुओं से बनती हैं। भवति, भवतः, भवंती इस तरह से चलने वाली 1000 प्रायः धातुएं हैं। इसके बाद अदादि, अत्ति रूप जिसका चलता है, अत्ति खादति खाता है इत्यादि जिसका रूप ऐसे चलता है। क्रयादि करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति ऐसे जिसका रूप चलता है। अर्थात चुरादिगण चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति य आता है, णिच का आगम होता है। ऐसी भी अनेक धातुएं हैं। तो करीब 4000 धातुओं को, प्रायशः 4000 धातुओं को हम लोग भिन्न भिन्न गणों में विभाजित करके उसके रूपों को देखते हैं। और इस प्रकार हम लोग 5 लकारों में कुछ मूलभूत धातुओं के रूप जानने हमारे लिए बहुत जरूरी है। उन धातुओं में मूलभूत धातुएं कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूं। भू, अस, क्री, पठ, गम, पा, नी, दृश, हन, शक, आप, पच, सेव, लभ, मुद। बस इतनी ही धातुओं के रूप आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर अक्षरों में शुद्ध शुद्ध लिखेंगे और उसका धैर्यपूर्वक पारायण करेंगे। धैर्यपूर्वक पारायण करने से 2 लाभ है, एक स्वास्थ्य लाभ और दूसरा विद्या लाभ। स्वास्थ्य लाभ कैसे? तो अभी अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अनुस्वार और विसर्ग ये संस्कृत के मूलभूत वर्ण हैं और इनके उच्चारण से कपालभाति की क्रिया हो जाती है। और बाबा रामदेव कहते हैं कि यदि स्वस्थ रहना है तो कपालभाति अवश्य करो। तो हम लोगों को एक जगह बैठ के और सांस को छोड़ना और लेना ये बड़ा कठिन कार्य है और इसको हम लोग कर नहीं सकते। और हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बस हम लोग इन धातुओं के रूप, शब्दों के रूप आराम से कर सकते हैं और हम अपना स्वास्थ्य लाभ और विद्या लाभ ये दोनों कर सकते हैं। धन्यवाद।